Hello dear student, good morning. Lecture 3, class 11, chapter some basic concept of chemistry, and the today topic is atomic mass, relative atomic mass, average atomic mass, gram molecular mass and gram molecular volume. तो आज हमारे टॉपिक हैं, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के एंगल से और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो एटॉमिक मास क्या होता है आज हम समझेंगे। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, मतलब कि किसी एलिमेंट के एटम का मास एटॉमिक मास कहलाता है। सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं किसी एलिमेंट के एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे एग्जांपल दें, एटॉमिक मास से पहले डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो वो हमारा होता है 12। अब जो हमारा ये एटॉमिक मास है, एक एटम का मास इतना कम होता है क्योंकि आपको पता है कि एक एटम हमारे नेक आइज से दिखता भी नहीं है, तो उसका मास बहुत ही कम होगा। और बहुत ही कम मास को रिप्रेजेंट करने का हमारे केमिस्ट्री में जो यूनिट होती है वो होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बात करें कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 1 AMU। अगर बात करें एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU। तो रियलिटी ये है कि जब भी हम मास की बात करते हैं, तो जब भी हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी हम मास की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें मास ग्राम में, मिलीग्राम में या केजी में समझ में आता है। तो ये AMU जो है स्पेशल केमिस्ट्री में एटम मॉलिक्यूल्स के मास के लिए यूज़ होता है। तो अगर मुझसे कोई कहे कि भाई 12 AMU मास, तो एटॉमिक AMU की फुल फॉर्म AMU, एटॉमिक मास यूनिट, तो ये तो फंडामेंटल यूनिट्स में कहीं आता ही नहीं है। तो अगर मैं AMU को आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का एक एटम का मास कितना होगा, तो 1 AMU की वैल्यू आपको जानना आवश्यक होगा। 1 AMU, IUPAC ने 1 AMU की वैल्यू दे रखी है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। 1 AMU की वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो जैसे ही ग्राम आया तो वहाँ पे हमें समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर हम इसी को दोबारा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की बात करें तो 12 इंटू 1 AMU लिख सकते हैं इसको। 12 AMU को 12 इंटू 1 AMU, और 1 AMU की वैल्यू अगर मैं यहाँ से पुट करूँ तो ये आता है 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी कि कार्बन के एक एटम का मास, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, वो हमारा जो है 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल मास है ना। आगे जाके हम ये भी समझेंगे कि एक 1 AMU में इतनी ही वैल्यू क्यों होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये था हमारा एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को AMU में, यानी कि उसके एक एटम के मास को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा एटॉमिक मास कहलाता है। इसके अलावा अगर बात करें डियर स्टूडेंट, जो हमारा दूसरा टॉपिक है आज का, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज नॉट ए मास, इट इज़ अ नंबर। आपको ये जानना पड़ेगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एटॉमिक मास में और रिलेटिव एटॉमिक मास में, कि जहाँ भी रिलेटिव वर्ड आ जाता है तो वो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये कोई मास नहीं है, ये एक नंबर है विच एक्सप्रेस, जो ये एक्सप्रेस करता है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। ये डेफिनेशन हम बहुत पहले से सुनते आते हैं, लेकिन कई बार बच्चे इसमें बहुत डाउट रहते हैं कि कार्बन 12 का नाम क्यों आया। तो ये हम थोड़ा बच्चों आपको क्लियर कर दें, रिलेटिव एटॉमिक मास को थोड़ा क्लियर कर दें, समझिएगा।
रिलेटिव एटॉमिक मास को क्लियर करने जा रहे हैं। ये हो गया है आपका, अब इसको जा रहे हैं क्लियर करने। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो मैंने आपको बोला कि इट इज नॉट अ मास, इट इज अ नंबर। ये एक नंबर है जो ये बताता है कि किसी एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के 1/12 से कितना टाइम्स हैवियर है। अगर बात करें कि हम यहाँ पर किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के एटम की कंपेयरिंग हम कार्बन 12 से करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन आता है कि कार्बन 12 ही क्यों, हमने कार्बन 12 से ही क्यों किसी एलिमेंट के एटम का रिलेटिव मास कैलकुलेट किया। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कार्बन 12 नहीं, हम तो सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट हमने जो ली थी हाइड्रोजन ली थी। थोड़ा सा मैं आपको पहले समझाऊं कि अगर मुझे ये कहना है कि कार्बन का रिलेटिव मास 12 है, तो कार्बन का रिलेटिव मास 12 कैसे पता चला। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में सबसे पहले जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई उसको स्टैंडर्ड जो है वो हाइड्रोजन को माना गया। मतलब किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिया गया था। मतलब हाइड्रोजन ही क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है और स्टैंडर्ड मास उसका 1 मान लिया गया था, स्टैंडर्ड माना गया था, है ना। हमारे पास किसी एटम को तौलने के कोई बैलेंस नहीं था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 क्यों है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इसलिए स्टैंडर्ड माना गया क्योंकि हाइड्रोजन से लाइटेस्ट एलिमेंट या अभी तक हमें नहीं मिला है। कल के दिन फ्यूचर में अगर हाइड्रोजन से लाइटेस्ट एलिमेंट मिल गया तो केमिस्ट्री फिर से शुरुआत करनी पड़ जाएगी, मतलब एटॉमिक मास की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अगर मैं कहता हूँ कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ये हमने स्टैंडर्ड मान रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम का 12 टाइम्स है। अगर आप कहते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम का 16 टाइम्स है। तो बच्चों के दिमाग में जो कंफ्यूजन या जो क्वेश्चन आता है कि भाई जब हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड यूनिट 1 थी तो हमने बाकी सभी एटम ऑफ एलिमेंट की कंपेयरिंग कार्बन 12 से क्यों की, जबकि हम ऐसा बोल सकते थे कि किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास ये बताता है कि उस एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन का कितना टाइम्स है। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो सीधे सीधे कंपेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कार्बन 12 क्यों लिया। तो इसके पीछे डियर स्टूडेंट दो रीजन हैं कार्बन 12 को लेने का। पहला रीजन मैं बताऊंगा आपको, मतलब स्टार्टिंग में जो स्टैंडर्ड यूनिट थी वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही थी, लेकिन आज जो मॉडर्न डेफिनेशन आ गई है उसमें हम कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कार्बन 12 से अगर हम कंपेयरिंग करें तो डेफिनेशन क्यों डिफिकल्ट हो रही है। मतलब कि अगर मैं कार्बन, मतलब मैंने अगर मैं कहूँ कि मैंने बाट हाइड्रोजन को बना रखा है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो यहाँ से कंपेयरिंग करना बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा जी मतलब यहाँ पर ये हमारा कार्बन था, ये हमारा ऑक्सीजन था, ये नाइट्रोजन था। तो जब हमने नाइट्रोजन के एक एटम की कंपेयरिंग हाइड्रोजन के एक एटम से की तो हमने पाया कि नाइट्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम का 14 टाइम्स है। ये बोलना भी आसान है, लेकिन थोड़ा सोच के देखिए कि अगर मैं हाइड्रोजन की जगह कार्बन को बाट बनाता हूँ और उस कार्बन के बाट से यानी कार्बन के एटम से मैं ऑक्सीजन को कंपेयरिंग करता हूँ, तो मैं क्या बोल पाऊंगा कि ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन के एक एटम का 16 टाइम्स है। नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि ये 16 टाइम्स है लेकिन इसका 16 टाइम्स नहीं है, ये हाइड्रोजन का 16 टाइम्स है। तो हमने क्या किया, हमने इस 12 को 1/12 कर लिया। 1/12 करने से क्या हो गया कि 1 हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन के एक एटम के 1/12 का 16 टाइम्स है।
लेकिन स्टूडेंट फिर कहते हैं कि भाई जब इसको 1 ही बनाना था तो हमने इसको 1 बनाया है, क्यों, जब हमारे पहले से ही हाइड्रोजन है। तो डियर स्टूडेंट, मैं बताना चाहता हूँ कि हमने कार्बन के रिस्पेक्ट में इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों डिफाइन किया है, कार्बन की रिस्पेक्ट के लिए। कार्बन की रिस्पेक्ट क्यों भाई, हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट कम क्या है क्या? डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में कार्बन को रिस्पेक्ट देने के लिए इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट तुरंत बोलते हैं भाई न्यूटन होती है, जबकि MKS यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये हमारी फोर्स की यूनिट होती है, लेकिन हम इसी को न्यूटन कहते हैं। क्यों भाई, क्यों कहते हैं, है ना? न्यूटन ने फोर्स के बारे में बताया था, तो न्यूटन को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने फोर्स की इस यूनिट को न्यूटन नाम दे दिया। तो ऐसे ही बच्चों ऐसी मान्यता है, ऐसा रिसर्च है कि इस पूरे यूनिवर्स में कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी हेल्प से वी कैन डिटरमाइन एज ऑफ एनी फॉसिल्स। हम किसी भी जीवाश्म फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब से ये यूनिवर्स बना है तब से उसमें कार्बन है। और कार्बन की एक खासियत ये है कि कार्बन अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब कार्बन 12, कार्बन 13 में, कार्बन 13, कार्बन 14 में ये कन्वर्जन चलता रहता है। इस कन्वर्जन के चलने से हम कार्बन डेटिंग प्रोसेस, कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस है बाय विच वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ एनी फॉसिल्स। हम किसी भी फॉसिल्स का एज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कार्बन की उसी काबिलियत की वजह से कि कार्बन हर बॉडी में प्रेजेंट है, और उसी वजह से हम किसी भी बॉडी का जो है एज को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कार्बन की इसी एबिलिटी की वजह से हमने एटॉमिक मास की जो रिलेटिव एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन है उसके लिए कार्बन को सेलेक्ट कर लिया। और दूसरा कि एक ये था कि कार्बन को रिस्पेक्ट देंगे, और दूसरा कि कार्बन जो है हमें किसी भी एलिमेंट को की एज को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसकी एक बार मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख दूं कि रिलेटिव atomic mass equals to mass of an atom of element upon 1/12 mass of one atom of carbon 12, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 12, ये तो हमेशा 1 हो जाना है ना। और फिर जो उस एलिमेंट का मास निकल के आएगा वो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास निकल के आएगा, जिसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके बाद बात करें, ये हो गया हमारा एवरेज एटॉमिक मास। जैसा कि डियर स्टूडेंट आपको पता है कि नेचर में बहुत सारे एलिमेंट कई सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म में हैं, कई सारे आइसोटॉपिक फॉर्म में हैं, है ना। तो जब नेचर में एक एलिमेंट कई सारी आइसोटॉपिक फॉर्म में रहता है, तो हम, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप बोलते हैं 12। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि कौन से कार्बन की आप बात कर रहे हैं, कौन से कार्बन का आप 12 बता रहे हैं। तो एक्चुअली में जो हम फ्रिक्वेंटली बोल जाते हैं वो हमारा किसी एक कार्बन के एटम का एटॉमिक मास नहीं है, बल्कि हमारा कार्बन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम उन तीनों का एवरेज एटॉमिक मास निकाल के जो बताते हैं हम उसकी बात करते हैं। जैसे मैं क्लोरीन की बात करूं तो आप कहते हैं क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, तो ये भी एक एवरेज एटॉमिक मास है। तो जो एलिमेंट नेचर में एक से ज़्यादा एलोट्रॉपिक फॉर्म में मिलते हैं उनका हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास का मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। एवरेज एटॉमिक मास, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 2 एलिमेंट है हमारे पास, सपोज क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 फॉर्म है, क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37,
ध्यान से देखिएगा, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर इनका डिफरेंट है, इसका मतलब ये आइसोटॉप्स है। तो क्लोरीन 35 का जो नेचुरल एविडेंस है डियर स्टूडेंट वो है हमारा 75%, मतलब ये 75% नेचर में है, जबकि क्लोरीन 37 की बात करें तो ये 25% नेचर में मिलता है। तो जिस क्लोरीन का आप एटॉमिक मास कहते हैं 35.5, ना तो वो इसका है ना वो इसका है, यानी कि वो हमारा एवरेज एटॉमिक मास है। तो ये हमारा जो क्लोरीन है ये 2 आइसोटॉप्स के फॉर्म में मिलता है। कोई ऐसा एलिमेंट है जो 3 आइसोटॉप्स के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे हमारा कार्बन है। तो फॉर्मूला सबका एक जैसा ही है, इसको नोट कीजिए। एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास, इसको जैसे मैं आइसोटॉप फर्स्ट कह रहा हूँ, इसको आइसोटॉप सेकंड कह रहा हूँ। तो एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप into their natural evidence, plus atomic mass of second isotope, into their natural evidence. Sorry. ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नेचुरल एविडेंस। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। और सपोज मान लीजिए कि अगर कोई एलिमेंट 3 आइसोट्रॉपिक फॉर्म में होता तो फिर हम प्लस करके क्या लिखते, एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटॉप इनटू देयर नेचुरल एविडेंस अपॉन टोटल नेचुरल एविडेंस। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लोरीन के एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन को कैलकुलेट करें तो एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन वो कितना हमारा 35 इंटू नेचुरल एविडेंस कितना है 75 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप 37 इंटू उसका नेचुरल एविडेंस 25 अपॉन टोटल नेचुरल एविडेंस 75 प्लस 25। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये आएगा 35.5 है ना। तो ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास है और इसकी यूनिट भी हमारी AMU होगी, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसी तरह से आप बाकी एलिमेंट्स के भी एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर बात करें आज के टॉपिक की जो अगली हेडिंग है ये हो गया हमारा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन की बात करें तो एटॉमिक मास तो आपको पता ही है। एटॉमिक मास जैसे मैं कहूँ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है, तो 12 AM। तो अगर एटॉमिक मास को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? इफ वी एक्सप्रेस एटॉमिक मास इन ग्राम, that is called gram atomic mass, means gram atomic मास इक्वल्स टू 12। मतलब एटॉमिक मास को की यूनिट को AMU की जगह अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो ये हमारा ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। अब यहाँ पे आपको ये समझने वाली बात है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं है जी, ये एक एटम का मास है ना। अगर इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो 1 AMU की वैल्यू रखूं तो 12 इंटू
1.66 इंटू 10⁻⁻24। अब आप कंपेयरिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, क्योंकि कंपेयरिंग आप इसलिए आप कर सकते हैं क्योंकि दोनों की यूनिट अब ग्राम हुई है। तो आप पाएंगे कि ये बहुत नेग्लिजिबल मास है, जबकि ये 12 ग्राम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और एग्जिस्ट करता है। यानी कि ये ग्राम एटॉमिक मास जो है वो एक एटम का मास नहीं है, जबकि ये हमारा कार्बन के एक एटम का मास है। तो आखिर ये कार्बन के कितने एटम का मास है? ग्राम एटॉमिक मास कार्बन के कितने एटम का मास होता है? तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है ये कार्बन के एक एटम का मास ना होके ये कार्बन के एक मोल का मास है। और मोल वर्ड आ गया तो मोल की चर्चा तो अगले टॉपिक में होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक मोल कार्बन का मतलब है 6.022। 1 मोल कार्बन इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन। यानी कि ये तो कार्बन के एक एटम का मास है, लेकिन ये कार्बन के एक एटम का मास नहीं है, ये कार्बन के इतने एटम का मास है। तो इसलिए ये एक कार्बन के एक मोल एटम का मास है, इसीलिए इसको हम मोलर मास भी कहते हैं। मोलर मास यानी कि ग्राम एटॉमिक मास ही मोलर मास होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एटम लिया था। जैसे मैं कहूँ व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 हो गया, 16 AMU है ना। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वो 16 ग्राम हो जाएगा। और यही हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा मोलर मास, क्योंकि ये हमेशा एक मोल ऑक्सीजन का एटम का मास होता है। मोल क्या होता है उसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट बात करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आप एटम की जगह, अभी तक हमने एटॉमिक फॉर्म में लिया है ना, अगर एटम की जगह अगर हम मॉलिक्यूल ले लें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो एटम के लिए एटॉमिक मास होता है, तो मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास होगा। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इक्वल्स टू कार्बन का एटॉमिक मास। यानी कि कोई मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है, तो एटम के एटॉमिक मास को अगर ऐड कर दे तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो 12 प्लस 16 इंटू 2 32 प्लस 12 यानी कि 44 AMU ये हमारा जो है ये इसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। लेकिन अगर बात करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, तो ये हमारा हो जाएगा AMU की जगह हम ग्राम लिख देंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास? ग्राम मॉलिक्यूलर मास को शॉर्ट में GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम एटॉमिक मास को GAM, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यू कैन से इफ यू एक्सप्रेस द मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम, दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे H2O की बात करें तो H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो वो 2 + 16 18 AMU होगा। लेकिन अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो हमारा क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, वो हमारा आ जाएगा 18 ग्राम। और एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं कि ये एक मॉलिक्यूल का मास है, ये एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये एक मोल का मास है, इसलिए हम इसको मोलर मास भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज के हेडिंग का आज के टॉपिक की लास्ट हेडिंग है ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये बात समझ में आ गया कि हम जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं तो वो एक मॉलिक्यूल का मास ना होके एक मोल का मास होता है। तो STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे एक मोल किसी भी एलिमेंट ऑफ एटम या गैसेस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा एक मोल का फिक्स है। यहाँ पर एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मतलब एक मोल।
तो 1 मोल यानी कि इतना को एसटीपी पर अगर हम लें तो जितना उसका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम है ना, वही हमारा कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। और डियर स्टूडेंट एसटीपी पर ये वॉल्यूम कोई सी भी गैस लें, चाहे आप 1 मोल CO2 लें, चाहे 1 मोल आप H2O लें, चाहे 1 मोल हाइड्रोजन लें, चाहे 1 मोल अमोनिया लें, मतलब शर्त ये है कि सबके मोल सेम है, और अगर मोल सेम है तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। तो एसटीपी पे किसी भी मॉलिक्यूल का 1 मोल का जो वॉल्यूम है वही हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कहलाता है। और ये डियर स्टूडेंट होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर ये कैसे आता है इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे अगले टॉपिक में, मतलब लेक्चर 4 में। तो डियर स्टूडेंट इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, सेफ रहिए। थैंक यू।